दोस्तों आज हम उत्तराखंड के इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गोरखा शासन के समय जो कर लगाए गए थे उनको आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं ये सीरीज़ हमारे उत्तराखंड के इतिहास की चल रही है और इसमें हम बीएस नेगी की बुक को कवर कर रहे हैं। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है गोरखा शासन के समय के कर। ठीक है, जितने भी कर लिए गए हैं गोरखों के टाइम पे उन सबको हम यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, चाहे यूके पीएससी के एग्जाम हो चाहे यूके ट्रिपल एससी की। ठीक है, अभी हाल ही में जो आपका कनिक सैक का एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी यहाँ से करों से जो है एक क्वेश्चन आपके पास बना था और उसी दृष्टि से जो है दोस्तों आगामी परीक्षाओं के लिए हम इस टॉपिक को अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों गोरखा शासन की। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं गोरखा शासन के बारे में। बात करें दोस्तों कुमाऊं में तो 1790 से लेकर 1814 ईस्वी तक जो है गोरखों ने कुमाऊं पर शासन किया। अगर बात करें इस समय जो है दोस्तों हवाला बाग का युद्ध होता है 1790 ईस्वी में, और वो होता है आपके गोरखों की और जो कुमाऊं का चंद राजवंश का जो अंतिम शासक था महेंद्रचर, इनके बीच में एक युद्ध होता है हवाला बाग का युद्ध। और इस युद्ध में जो है दोस्तों महेंद्रचंद पराजित हो जाता है और यहीं से जो है दोस्तों यानी कि 1790 से कुमाऊं पर गोरखों का शासन हो जाता है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि जिस समय गोरखों ने कुमाऊं पर शासन किया उस समय गोरखा राजा कौन था, तो वो था दोस्तों आपका रण बहादुर शाह। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसी के साथ प्रथम सूबा कभी कभी पूछ लेता है तो गोरखों का प्रथम सूबा या फिर सूबेदार था जोगमल शाह। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गोरखों को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता किसने दिया था, तो ये दिया था दोस्तों हर्षदेव जोशी ने। ठीक, यानी कि गोरखों को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता देते हैं हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी को जो है दोस्तों कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है। और इसी के साथ जो है राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और इसी के साथ अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और जो आज की क्लास है वो है दोस्तों गोरखा शासन के समय के कर। ठीक है, तो गोरखों ने चंद राजाओं द्वारा लगाए गए 36 रकम 32 कलम वाले कुछ पुराने करों को बहाल रखा और कुछ को तत्कालीन कारणों को ध्यान में रखते हुए नए कर लगाए। ठीक है, यानी कि 36 रकम 32 कलम ये जो कर है दोस्तों ये चंद राजाओं द्वारा लगाए जाते थे, लेकिन जब 1790 से कुमाऊं पर जो है गोरखों का शासन होता है तो वो इन करों को हटा देते हैं, लेकिन सारे ही कर ये समाप्त नहीं करते हैं। इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट कर थे जो उन्हें लगता था कि अभी भी लगाए जाने चाहिए थे उनको वो कंटिन्यू रखते हैं और इसी के साथ कुछ ये नए कर भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 36 रकम 32 कलम ये चंदों के समय लगाए जाते थे, लेकिन जब गोरखा शासन होते हैं तो ये इन कर जो है करों को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, चलिए गोरखों ने ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाया और यह कर जो है वो 236 नाली या फिर 3 जुलिया तक जमीन हथियाए हुए ब्राह्मणों पर 5 रुपये प्रति मवासा लगाया जाता था। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि गोरखों ने ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाया था। तो एग्जामिनर कैसे पूछेगा कि कुसही नामक कर किन से लिया जाता था, किसके द्वारा लिया जाता था, या फिर गोरखों ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, इसी के साथ पुगाड़ी कर, तो ये एक भूमि कर था और ये जो कर है दोस्तों इसके माध्यम से सैनिकों को वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो पुगाड़ी कर एक भूमि कर था जिसमें लगभग जो है 1.5 लाख सालाना आय होती थी। इस कर के माध्यम से सैनिकों को वेतन दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है टिंगा भेंट कर, तो शादी विवाह के समय लिए जाने वाला कर। मांगा कर, ये भी जो है दोस्तों चंदों के समय लिए जाने वाला कर था। प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये लिया जाता था और मांगा कर को तत्कालीन कर के रूप में युद्ध के समय भी लिया जाता था। ठीक है, अगला है टांग या फिर तांग, तो ये हिंदू और भूटिया बुनकरों से लिया जाता था। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी आपके चंदों के समय लिया जाने वाला कर था। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला है कुसही नामक कर, ये ब्राह्मणों से लिया जाता था। पुंगाड़ी कर, ठीक है, तो भूमि कर था और इसके माध्यम से सैनिकों को वेतन दिया जाता था। टींगा भेंट कर, ठीक है, तो ये जो है शादी विवाह के समय लिया जाता था। मांगा कर, ठीक है, ये युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था और प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये कर वसूला जाता था। टांग या फिर तांग कर, ठीक है, तो ये क्या है, हिंदू और भूटिया बुनकरों से लिया जाने वाला कर था। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है तिमारी, तो सैनिकों को देय वेतन होता था जिसके तहत फौजदार को 4 आना व सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे। सलामी, तो एक प्रकार का नजराना होता था। मिजहारी कर शिल्प कर्मियों और जागरी ब्राह्मणों से लिया जाता था। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास मोकर, ये चंदों के टाइम पर भी लगाया गया था। ठीक है, तो प्रति परिवार पर लगने वाला 2 रुपया कर है जिसे चंद राजाओं ने भी लगाया था। इस कर को गरही और पिछही भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सायर, तो ये सीमा और चुंगी कर था।
और मरोकर, ठीक है। तो मरोकर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था, यानी कि जिसका पुत्र नहीं है उन व्यक्तियों से मरोकर लिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है घीकर, ठीक है। तो घीकर जो है दुधवा पशुओं पर लगाया जाता था। रहता कर तो गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगता था, यानी कि अगर कोई जो है गांव छोड़कर भी भाग रहा है तो उस पर भी कर लिया जाता था और उसे कहा जाता था रहता कर, ठीक है। बहता कर तो छिपाई हुई संपत्ति पर लगाए जाने वाला कर था, यानी कि आप जो है अपनी संपत्ति भी नहीं छिपा सकते हैं। यदि आपने कुछ संपत्ति अपनी छुपा कर रखी हुई है और उसका अगर पता चल जाता है तो उस पर भी जो है आपको कर देना होता था, ठीक है। बहता कर, आप गांव भी नहीं छोड़ सकते, गांव अगर छोड़ते हैं तो रहता कर देना पड़ेगा। अगर आपके पास दुधवा पशु है तो आपको घी कर देना पड़ेगा। अगर आपका पुत्र नहीं है तो भी आपको कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे कर लिए जाते थे गोरखाओं के टाइम पर, ठीक है। आप देख सकते हैं उस समय की व्यवस्था कैसी थी, उस समय का प्रशासन कैसा था, ठीक है। और एक था दोस्तों गोबर और पुछिया, ठीक है। तो ये कर भी जो है गोरखों के समय लिया जाता था। अगला है शून्य फागुन, जो गोरखों के उत्सव पर खर्च होता था, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। सलामी तो एक प्रकार का नजराना। मिझारी खर, ठीक है। मिजारिकल शिल्पकर्मी और जागरियों पर लगाए जाने वाला कर। मोकर प्रत्येक परिवार पर 2 रुपये लगाए जाने वाला कर। सायन कर, सायर कर सीमा पर पुत्र विहीन व्यक्ति है तो मरोकर। अगर दुधवा पशु हैं तो घी कर, ठीक है। गांव छोड़कर भाग रहे हैं तो रहता कर, ठीक है। छिपाई हुई कोई संपत्ति है तो वहता कर। गोबर पछिया कर भी लिया जाता था। इसी के साथ शून्य फागुन कर गोरखों के उत्सव पर होने वाला खर्च था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दोनिया कर, ठीक है। तो मेवाती और हिंदी बाबर के पहाड़ी पशुचारकों द्वारा ये जो है कर वसूला जाता था। राज कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने के लिए जान्य और शून्य कर देना पड़ता था, ठीक है। पगड़ी और पगड़ी कर तो जमीन और जायदाद हस्तांतरण के लिए एक मुफ्त देना पड़ता था, ठीक है। अदनी दफ्तरी तो यह कर राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था। नेक्स्ट है गांव के प्रधान थोकदारों के अधीन होते थे, जिन्हें राजकर के अलावा इनको दस्तूर देना पड़ता था। और इसी के साथ गोरखा शासन में काश्तकारों से कर ठेकाबंदी के आधार पर लिया जाता था। और इसी के साथ गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को मनोचोल कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेने दोस्तों। दोनिया कर, ठीक है। तो ये पहाड़ी पशुचारकों द्वारा लिया जाता था। और इसी के साथ अगर राज कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेनी होती थी तो इसके लिए जान्य शून्य कर देना पड़ता था। पगड़ी या फिर पगड़ी कर ये जायदाद हस्तांतरण पर दिया जाता था। अधनी दफ्तरी, ठीक है। तो राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए, ठीक है। इसी के साथ गांव के प्रधान थोकदारों के अधीन होते थे और जिन्हें राजकर के अलावा दस्तूर भी देना पड़ता था, ठीक है। तो ये हैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट आपके कर, ठीक है। ये भी आपने देख लिया। गोरखा शासन में सेवा के बदले जो है मनोचोल दिया जाता था। कल्याण धन, केरू, बक्सी, ऊपरी रकम आदि गोरखाकालीन कर थे। इसी के साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, 1812 ईस्वी में नेपाल ने भू व्यवस्था सुधार के लिए काजी बहादुर भंडारी को भेजा, जिसने भू प्रबंधन किया, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1812 ईस्वी में नेपाल ने भू व्यवस्था के सुधार के लिए किसे भेजा था, तो ये याद रखना है आपको, काजी बहादुर को, ठीक है। गोरखों ने कर वसूलने के नियम बनाए जिन्हें बलि कहा गया। और इसी के साथ आपको एक रचना याद रखनी है जो कि है रण बहादुर चंद्रिका, ठीक है। और ये जो रचना है दोस्तों ये कवि मौलाराम द्वारा लिखी गई है, जिसके लिए नेपाल सरकार ने इन्हें जो है जागीर दी थी, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कर जो गोरखा के समय लिया जाता था, तो आपको ये कर याद रख लेने हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपकी जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है, इसी के साथ जो आपकी अभी लेक्चर स्क्रीनिंग परीक्षा होने वाली है, तो इन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप जो है दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।